हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें 13th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, न्यूक्लियस। ओके, चैप्टर नंबर 13 जो था न्यूक्लियाई, दिस वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट लेक्चर। ओके, इसके टोटल 6 लेक्चर्स हुए थे। ठीक है, इसमें एक जो टॉपिक था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो अपने सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको जो इसका न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला टॉपिक बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए। ठीक है, और हमने ये 6 लेक्चर्स में जितना हमें रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर चैप्टर की, न्यूक्लियाई चैप्टर की, और उसके अंदर फिर न्यूक्लियस से रिलेटेड उसकी मास, डेंसिटी, ये सब जो चीज़ें हैं, आइसोटॉप्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो आज हम अपना नया जो चैप्टर है 13 चैप्टर वो हम स्टार्ट करेंगे। और जो न्यूक्लियर चैप्टर है उसका जो होमवर्क के लिए जो PDF है आपकी, वो अभी आज या कल में आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको कंप्लीट, मैं इसके क्या है बहुत अच्छे तरीके से एक नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आज या कल में वो मैं आपके अपनी जो BPS की जो वेबसाइट है भारतीय पब्लिक स्कूल की, इस वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे और कंसाइज नोट्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर के लिए, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियाइज के बाद, और ये अपना ये 13 चैप्टर नहीं है, 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 14 चैप्टर होगा। ठीक है, इस पूरे कंप्लीट फिजिक्स लेक्चर का, फिजिक्स सब्जेक्ट का ये अपना लास्ट चैप्टर चलेगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करके मिला के, फर्स्ट के तो 8 चैप्टर हो ही गए थे अपने पहले ही। ठीक है, इसके बाद जो अपना 13 और 14 चैप्टर बचा हुआ था, 13th हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया 6 लेक्चर्स में, और ये अपना जो चैप्टर है कौन सा है, 14 चैप्टर है। और 14 चैप्टर को हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इसमें से बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक है जो रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है इस साल के सिलेबस से। ठीक है, जो है जेनर डायोड, वो जब आएगा तब बता देंगे आपको, अभी उसके बारे में आपको कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। अभी तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। 2 पार्ट होंगे इसमें। पहला पार्ट है सेमीकंडक्टर मटेरियल, मटेरियल्स विच आर कंसिडर्ड एज ए सेमीकंडक्टर, एंड we can make many kind of, we can prepare many types of devices with the help of these semiconductor materials, and these devices are known as electronic devices. Okay, electronics devices are those devices which have very controlled flow of electron. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का वो एक कंट्रोल्ड फ्लो होगा, बहुत स्मॉल फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कितने सेमीकंडक्टर सब्सटेंस क्या है, इन सब को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपने अभी तक जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, 3rd चैप्टर में फिजिक्स फर्स्ट का जो 3rd चैप्टर जो आपका क्लासरूम में हुआ था, उस चैप्टर में आपने कंडक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, और इंसुलेटर्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, जिनके थ्रू कंडक्टिविटी होती है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है, उस टाइप के सब्सटेंसेस को आप क्या बोलोगे, कंडक्टर्स बोलोगे। ठीक है, जितने भी मेटल्स है, D ब्लॉक एलिमेंट मान लो आप, ये सारे क्या है, और S ब्लॉक एलिमेंट भी है, जितने मेटल्स जितने भी है वो सारे ही मान लो, कहीं किसी भी ब्लॉक के हो, कैसे भी हो, जितने भी मेटल्स वो सारे कंडक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं। जितने अलॉयज है वो भी सारे कंडक्टर्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेज है, जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, ये कंपाउंड है, ये दोनों एलिमेंट है। ये जो सब्सटेंसेज है, ये सब्सटेंस किसकी कैटेगरी में आएंगे, ये सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग, पहले वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम 15 चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है कंडक्टर, ओके, देन इंसुलेटर,
इन दोनों का आपको आइडिया है, इन दोनों के बारे में आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, पढ़ रखा है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो नया जो सब्सटेंस आएगा जिसके बारे में हमने आपको डिफाइन तो करवा रखा है पहले ही, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, वो होगा सेमीकंडक्टर। ओके, क्या होगा, सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट वे में जो आपने पढ़ा वो बात करते हैं। यहाँ पर इसकी एक होती है कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एंड दूसरा होता है इसका रेसिस्टिविटी जो कि रो से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, कंडक्टिविटी। एंड दिस वन इज रेसिस्टिविटी। ओके, इन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स आर वेरी हाई। ओके, ये इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई है, ठीक है, लेकिन इनकी रेसिस्टिविटी वेरी लो, ठीक है। अब इसमें आपको ये बता दूंगा, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो नियरली 10 to the power 6, 10 to the power 5, 10 to the power 6 के रेंज में होती है, ठीक है। और जो रेसिस्टिविटी है वो होती है यहाँ पर 10 to the power -8 की रेंज में होती है इनकी रेसिस्टिविटी ऑफ दीज कंडक्टर्स। ओके, और यहां पर जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी वेरी लो एंड रेसिस्टिविटी वेरी हाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये दोनों आप पहले से जानते हो कि भाई कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी हाई एंड रेसिस्टिविटी ऑफ conductor is very low, and similarly conductivity of insulator is very low and resistivity of insulator is very 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 high. And now we will consider this third type of material, and this third type of material is semiconductor. Okay, and this conductivity of semiconductor is the intermediate of conductor and insulator, as well as its resistivity is also intermediate to that of conductors and insulator. So this case is intermediate, and this is also, ये दोनों के इंटरमीडिएट होगा। ओके, अगर हम यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें एट T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, तो सेमीकंडक्टर क्या करेगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एंड if the temperature is greater than 0 Kelvin then this will behave as a conductor. Okay, so this is how we can say this semiconductor possesses both behavior of insulator as well as conductor. Okay, and now one more thing, in this semiconductor it behave as a conductor at greater than 0 Kelvin temperature, but its conductivity is lower than the conductors and its resistivity is lower than the insulators. Okay, तो इनकी जो आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो क्या होगी, कम होगी, और इंसुलेटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी। और रेसिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इंसुलेटर से क्या होगी, कम होगी, किसकी, सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस की। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, पहले ऑलरेडी आपने ये डिस्कस किया हुआ है इन चैप्टर नंबर 3, बट नाउ दिस इज नॉट आवर डिस्कशन पार्ट, वी हैव टू डिस्कस विद लिटिल मोर इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बहुत ज़्यादा, इसके आगे ज़्यादा डिटेल में हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा, केवल कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो, इनको सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, इनकी रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पर एक एनर्जी बैंड थ्योरी काम होती है, एनर्जी बैंड के लिए काम में लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एक टर्मिनोलॉजी है। दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर 14 चैप्टर। ओके, आगे के डिस्कशन के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी देखो आप क्या होती है। सबसे पहले होता है यहाँ पर बैंड, और इनको आप बैंड नहीं एनर्जी बैंड बोल सकते हो। ओके, एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है,
देखो एनर्जी बैंड के लिए आपको एक सबसे पहले एक सिंपल सा एटम का एग्जांपल लेना है, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये अकेला एटम है, एटम के सेंटर में कौन होता है, दिस इज न्यूक्लियस, ओके, एंड देन वी हैव सम ऑर्बिट्स एंड इन दीज ऑर्बिट्स देयर आर मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Okay, and these orbits are nothing but energy levels, okay। ये क्या होता है, हमेशा एनर्जी लेवल्स होते हैं और इन एनर्जी लेवल्स को ही हम आगे काम करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर ये अकेला एटम है, इफ वी हैव ओनली वन एटम ओनली, तो इसके इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एनर्जी लेवल होंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एक एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये अकेला एटम है, अकेले एटम के किसी एक, ये मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में हमने ये कंसीडर कर लिया 2s, ओके, जो 3s, ओके, 3s जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। हमने इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी लेवल कंसीडर कर लिया, कितने एटम के लिए, ओनली वन एटम के लिए। अगर इसके नजदीक, इसके पास में दूसरा एक और एटम आ जाए ऐसे, ठीक है, अंदर का सब कुछ सेम है और बाहर आउटर मोस्ट सेल में ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये भी 3s इलेक्ट्रॉन है और ये जो नीचे वाला है ये भी 3s इलेक्ट्रॉन है। दोनों की एनर्जी का लेवल अलग अलग होगा या सेम होगा, ये अगर दोनों सेपरेट रहेंगे दोनों एटम, तो इनका एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ओके। बट इफ दे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स इज डिक्रीजेज बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनकी डिस्टेंस अगर आप डिक्रीज करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है इस कंडीशन के लिए कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी जब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, एक दूसरे के पास होंगे, तो यहाँ पर दोनों का सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकता। यहाँ पे ये दोनों अपनी एनर्जी को कंबाइन करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन ये जो एनर्जी लेवल है, यानी आप ये कह सकते हैं ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अगर एटम है, इफ 2 एटम्स आर देयर देन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो 2। पहले एक अकेला एटम था, एक एनर्जी लेवल होगा, 2 एटम्स थे, 2 एनर्जी लेवल हो गए। लेकिन अगर हम यहां पर केवल एक कंप्लीट 2 एटम की या एक एटम की बात नहीं करें, हम पूरे क्रिस्टल की बात करें, तो इन द क्रिस्टल वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ओके, इवन crores of number of atoms are there in a crystal, okay। तो in that case all the electrons of outermost cell, they will combine their energy with each other, they will combine their energy and redistribution will occur of their energies। उनकी जो एनर्जीज है उनका क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे, और जैसे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल्स नीचे वाले एनर्जी में होंगे और कुछ एनर्जी लेवल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इस एक इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी के ऊपर रहेगी, ठीक है। ये 2 एटम्स है, ये 1 एटम है और ये क्या है, n एटम्स है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप यहां पे इसको ध्यान से देख सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर को देखो आप बहुत अच्छे से, यहां पे अकेला एक एनर्जी लेवल है, यहां पे ये 2 एनर्जी लेवल है, लेकिन इस कंडीशन में कितने एनर्जी लेवल है, यहां पे n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। यहां पे n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है और हर एक एनर्जी लेवल पे जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कितना है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, इवन इट दिस डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस एनर्जी डिफरेंस, ओके। तो इतना कम एनर्जी के डिफरेंस वाले बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे
एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, अकेला एनर्जी लेवल होगा, दो भी एनर्जी लेवल होंगे, लेकिन बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे बनेंगे, तो आपको ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, एक कॉन्टिन्यूअस बैंड दिखाई देगा। ओके, और इस बैंड को ही हम एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। और आप इसको ये डिफाइन अगर करना, आपको एनर्जी बैंड अगर डिफाइन करना, तो एनर्जी बैंड को डिफाइन कैसे करोगे, ये देखो। एनर्जी बैंड को डिफाइन करने के लिए आप ये टर्म्स यूज कर सकते हो कि ग्रुप ऑफ large number of energy levels, group of large number of energy levels having very small difference of energy. Okay, large number of energy levels है, इनका ग्रुप है जिनके बीच की एनर्जी क्या है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है। ओके, इतना कम है कि हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। Types of एनर्जी बैंड, ये क्या होगा, ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एनर्जी बैंड बन रहे हैं, यहां पर दो टाइप के एनर्जी बैंड होंगे। पहला है वैलेंस बैंड और दूसरा होगा कंडक्शन बैंड। एक वैलेंस बैंड होगा और एक कंडक्शन बैंड होगा। ये कैसे अलग अलग बनेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना कि ये वाला जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड क्या होगा। वैलेंस बैंड देखो, ये जब एनर्जी बैंड बन रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप के बैंड बनेंगे। एक बनेगा ऊपर बनेगा एक बैंड, ठीक है, ये बैंड ऊपर बनेगा इस तरीके से। अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ये बैंड ऊपर बनेगा इस तरीके से, ठीक है, और एक एनर्जी बैंड बनेगा इस तरीके से नीचे। ये एनर्जी लेवल्स का ग्रुप होगा दोनों तरफ, लेकिन एक नीचे होगा यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे हम वीबी वैलेंस बैंड। एक होगा हायर एनर्जी लेवल्स का ग्रुप, इसको बोलेंगे हम सीबी कंडक्शन बैंड। इनके बारे में और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन हमने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे हम आपको। तो यहां पर ये वैलेंस बैंड जो है, ये देखो, वैलेंस बैंड इज ए बैंड ऑफ लोअर एनर्जी। जो लो एनर्जी होते हैं उनका ये वैलेंस, उनका बैंड है ये, ठीक है। एंड दिस कंडक्शन बैंड इज ए बैंड ऑफ हायर एनर्जी। ये हायर एनर्जीज का बैंड है। फिर वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बॉन्डेड होंगे। ये क्या होंगे, इनका जो एनर्जी है वो बॉन्डेड होगी। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे, और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमेशा लो होती है। ये लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे और इनकी एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है, दे विल पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट होगी वो इसी की वजह से होगी, और इनकी वजह से कोई भी करंट, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस वैलेंस बैंड। ओके, तो इस तरीके से आप यहां पे ध्यान रखना, बैंड ऑफ लोअर एनर्जी लेवल कौन सा, वैलेंस बैंड। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। नो करंट विल फ्लो ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड। ओके, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड वाले, कंडक्शन बैंड जो होगा वो हायर एनर्जी का बैंड होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किए होंगे। एंटी बॉन्डिंग मींस जो बॉन्डेड में नहीं है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और इसका जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी इसी कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगा, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। कैसे होगा ये देखो एक बार, इसका मैं आपको एक एनालॉजी लेके बता देता हूं, ठीक है। मान लो सपोज अपनी क्लास है,
ओके। इस क्लासरूम के अंदर 12 बेंचेज है। मैं आपको छोटा ही एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है। 12 बेंचेज आर देयर इन सपोज वन डे, ऑल द बेंचेज आर कंप्लीटली फिल्ड। आप ये देख सकते हो 12 बेंच हैं, ठीक है। एक बेंच पर एक स्टूडेंट रह रहा है, 12 सीट्स है, 12 सीट है। यहाँ पे आपके जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, मैं ही मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर देखो 12 सीट्स अवेलेबल हैं। और उस दिन एक दिन ऐसा आया जब सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। जब सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हो गए यहाँ पर, तो किसी भी बेंच पर स्पेस वैकेंट नहीं है। कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं होने के कारण क्या कोई भी स्टूडेंट एक बेंच से, एक सीट से उठ कर क्या दूसरी पे जा पाएगा? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दूसरी जगह वैकेंट स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा, मूवमेंट नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा यहां पे। लेकिन मैं इसी करंट को दूसरी जगह पे, इसी एग्जांपल को दूसरी जगह ले रहा हूं। सपोज आपकी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं और कोई ऐसा दिन आया कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट एब्सेंट है। तो अब एक वैकेंट जगह हो गई ना। तो जब वैकेंट जगह हो गई यहाँ पे, तो अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ से इस जगह पे आ सकता है। तो जैसे ये स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर वैकेंट जगह हो गई, और इस जगह पर, इस प्लेस पर दूसरा स्टूडेंट आ सकता है। यहाँ पे वैकेंट जगह हो गई इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आ सकता है। तो नाउ फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स इज अलाउड। Allowed means is possible. In this case, flow of movement of electron, movement of student is not possible. But in this case, if there is some vacant space, then electron means student. Okay, the students can move from one place to another place, and this is very very important and very good example of flow of current in valence band as well as in conduction band. अब आप कहोगे वैलेंस बैंड कौन सा होता है? वैलेंस बैंड होता है लोअर एनर्जी का लेवल, और आप ये कह सकते हो वो आउटर मोस्ट बैंड जो कंप्लीटली फिल किया हुआ हो, ठीक है। आउटर मोस्ट कंप्लीट फिल्ड, आउटर मोस्ट बैंड, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट जो बैंड होगा वो क्या होगा? वैलेंस बैंड होगा। और इसके ऊपर वाला जो बैंड होगा वो कौन सा होगा? कंडक्शन बैंड होगा। ये वैकेंट होगा यहाँ पे डेफिनेट। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बात आप फिर से ध्यान से सुनो। क्या हुआ जब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है, ये जो कंडक्शन बैंड है, इसकी जगह इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये कंडक्शन बैंड ले लिया, और ये क्या है? स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, ठीक है। इन 6 स्पेस में से मान लो 2 में इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, बाकी वैकेंट है। तो क्या ये दोनों पूरे में कहीं पर भी मोशन कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं। और जब ये मोशन कर सकते हैं तो यहाँ पे करंट भी फ्लो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट स्पेस है। लेकिन जो वैलेंस बैंड होता है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होता जो वैकेंट हो। यहाँ पर सारे स्पेस क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल किए हुए होते हैं। हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, हर एक जगह, हर एक जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अवेलेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? किसी दूसरी स्पेस में, दूसरी जगह ही तो जाएगा। मान लो ये स्पेस है, इनके अंदर ही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये तो सारी जगह पहले से फील्ड है, मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे नो करंट। यहाँ पे अगर जगह बना दिए हम किसी भी प्रोसेस से, तो यहाँ पर भी हो जाएगी करंट फ्लो, लेकिन हम बना नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें जितने भी ये जो जगह अवेलेबल है, जितने भी ये जगह है मूवमेंट करने के लिए, ये कुछ जगह यहाँ पे वैकेंट है और कुछ जगहों पर यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरी जगह पर कहीं पर भी मोशन कर सकते हैं। दैट्स वाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्शन बैंड, बट नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ वैलेंस बैंड। ओके, तो दीज आर 2 बैंड्स
इन आवर एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूं। बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल के स्प्लिट होने के कारण, होने की वजह से एनर्जी बैंड्स बनते हैं, ठीक है। और एनर्जी बैंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये सब आपका आज का डिस्कशन है। इसके आगे नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कोई भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, रेसिस्टिविटी रो एंड कंडक्टिविटी सिग्मा के बेसिस पे नहीं पूछेगा, वो छोटी क्लासेस की बात हो गई, अप टू 10 तक पूछा जाता है वो, ठीक है। अब आपको एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लर्न करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू, आज इतना ही करेंगे हम। थैंक यू सो मच।